हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता। यहाँ पर हम क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके वीडियोस जो हैं इस चैप्टर के मैंने 3 पार्ट में बनाए हैं। पहला पार्ट में बना चुकी हूँ, आज ये इसका सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम आगे की जो डिटेल वीडियो है वो समझने वाले हैं। यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ, मैं इसी तरह से और वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट कर देते हैं इसके पार्ट 2 को। इसके पार्ट 2 में हम टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट को समझने वाले हैं। ये कौन थे? देखिए, इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है ना, क्या नाम था? फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इनका बर्थ हुआ था 1856 में और 1915 में इनकी डेथ हो गई थी। अब ये कौन थे? ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1878 से 1884 के बीच एक कंपनी में काम किया था। उस कंपनी का नाम था मिडवेल स्टील कंपनी यूएसए। इस कंपनी में काम करने के दौरान ये बहुत ही बेसिक पोस्ट पे इनकी पोस्टिंग हुई थी, लेकिन वो बहुत ही जल्दी अपने काम के कारण क्या बन गए थे? चीफ इंजीनियर बन गए थे। इन्होंने जब काम कर रहे थे तो इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें ये कंक्लूजन निकाला कि जो वर्कर्स हैं वो जो टारगेटेड स्टैंडर्ड टास्क है, मतलब जितने समय में हमें प्रोडक्शन करना चाहिए उससे कम प्रोडक्शन कर रहे हैं। उनका जो काम है, जो उन्हें टाइम लिमिट दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पा रहे हैं, टाइम लिमिट से कम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और देखी कि जो मैनेजमेंट और वर्कर्स हैं वो एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रखते हैं। वो एक दूसरे के साथ काम करना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रखते हैं। इन्होंने बहुत सारे ही गिव अ नंबर ऑफ सजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो 2-3 प्रॉब्लम्स थी या और भी कईयों प्रॉब्लम्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने बहुत सारे सजेशन दिए। और जो इनके सजेशन थे वो थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से फेमस हुए। तो इनके द्वारा जो सजेशंस दिए गए थे उसे क्या कहा गया? थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया। और इन्हीं साइंटिफिक मैनेजमेंट की अप्रोच से यहाँ पर काम को करने के तरीकों को बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, वर्कर किस तरीके से काम करके अच्छे से अच्छा अपना आउटपुट दे सकते हैं। इसी कारण से इन्हें क्या कहा गया? इन्हें फेमस है, इनका जो नाम है उन्हें कहा गया फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो FW टेलर इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट फादर। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में इन्होंने क्या किया कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो मिनिमम कॉस्ट पे, इस बारे में भी इन्होंने डिटेल अपना आउटपुट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि FW टेलर कौन थे और इन्होंने क्या योगदान दिया बिजनेस फील्ड में मैनेजमेंट की। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को देख लेते हैं। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? ये कहता है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखो, हमेशा साइंस की जब बात होती है ना, तो ये कहा जाता है कि भैया साइंस की चीज़ें, साइंस की बातें तो फिक्स रहती हैं, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन FW टेलर के अकॉर्डिंग साइंस इज़ नॉट अ रूल ऑफ थंब। इन्होंने ये बताया कि हमारी जो काम करने के तरीके हैं, हमारे जो निश्चित काम करने के तरीके हैं, उनमें चेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो साइंस के द्वारा बताया गया है, जो साइंटिफिक मेथड है, उन्हीं को फॉलो करके काम करना है। नहीं, उनके अकॉर्डिंग हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड उसे चेंज कर सकते हैं। तो रूल ऑफ थंब का क्या मतलब है कि जो बात कह दी जाती है वो ही बात पक्की होती है। हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, कहते हैं ना, मैंने ये बात कह दी है, इस बात को मानना ही पड़ेगा। जब लेकिन हम उनसे कहते हैं कि नहीं, आप हमारी ये बात सुन लो, तो फिर वो अपनी बात को चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी बात रूल ऑफ थंब हो गई। उसी तरह साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, अकॉर्डिंग टू नीड उसे चेंज किया जा सकता है। टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज इन इफिशिएंसी। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू द स्टडी एंड एनालिसिस। दिस मेथड सो डेवलप्ड शुड बी सब्सटीट्यूट ऑफ रूल ऑफ थंब। मतलब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ चल रही है उसके कई सब्सटीट्यूट भी हो सकते हैं कि वही चीज़ चलती रहेगी। तो यहाँ पर साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब की बात की गई है। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू
दिस FW टेलर ये कहते हैं कि सभी लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको मिलजुल कर काम करना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हार्मनी का मतलब क्या होता है? मिलजुल कर काम करना। और जब सभी वर्कर्स मिलजुल कर काम करते हैं तो हमारे जो गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें अचीव करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। वही चीज़ को यहाँ पर डिटेल में लिखा गया है। साथ ही साथ देखो यहाँ टेलर कह रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसी की भी मदद नहीं करता है, ना वर्कर्स उससे हैप्पी रहते हैं, ना मैनेजमेंट हैप्पी रहता है, ना ही ओनर हैप्पी रहते हैं। तो हम लोगों को, सभी लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन्हें मिलजुल कर काम करना चाहिए। ठीक है, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, there should be complete coordination between labor and the management instead the individualism. The principle is the extension of principle of harmony not discard। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो हार्मनी में क्या कह रहे थे कि सभी लोगों को लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। अब जब लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम करेंगे? कैसे करेंगे? कॉपरेशन से। मतलब जो लेबर है वो क्या करेगा? मैनेजमेंट को कोऑपरेट करेगा, मैनेजमेंट लेबर को कोऑपरेट करेगी, एक दूसरे को सजेशन देंगे। ऐसा नहीं है कि भैया ये लेबर है, ये तो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, इनके सजेशन को हमें नहीं मानना है। मैनेजमेंट को उनके सजेशन को भी ध्यान रखना चाहिए, मैनेजमेंट का जो सजेशन है वो इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर कॉरपोरेशन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की बात की गई है FW टेलर द्वारा। यहाँ पर एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि जो हार्मनी नॉट डिस्कार्ड है वो किसका, उसका एक्सटेंशन क्या है? तो उसका एक्सटेंशन है कॉरपोरेशन। लिखा है ना, द प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? डेवलपमेंट ऑफ द ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर हर व्यक्ति जो फर्म में काम कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसके डेवलपमेंट की बात की गई है कि डेवलपमेंट हर व्यक्ति का होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के डेवलपमेंट पे जोर नहीं देना चाहिए। वर्कर ट्रेनिंग वाज द इसेंशियल आल्सो टू लर्न द बेस्ट मेथड डेवलप द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच। तो यहाँ पर वर्कर्स को अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उनके डेवलपमेंट में हेल्प मिले। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने पढ़ा। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है टेलर का, क्या टेलर की टेक्निक्स। इससे कई बार केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, पहली मैनेजमेंट की टेक्निक है फंक्शनल फॉरमैनशिप। इसके अकॉर्डिंग FW टेलर ये कह रहे हैं, अ फॉरमैनशिप रेफर टू द पर्सन हु चार्ज द ऑपरेशनल लेवल वर्कर्स। मतलब जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, फंक्शनल फॉरमैनशिप वहाँ पर काम करती है। इनके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? उनकी इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए उन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है ना, कौन से दो पार्ट में? देखो इतना सारा मैं नहीं पढ़ रही, उन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला होता है प्लानिंग पार्ट और दूसरा होता है प्रोडक्शन पार्ट, प्लानिंग फंक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पर प्लानिंग वाले में टोटल 4 लोगों को रखा जाता है और प्रोडक्शन वाले फंक्शन में 4 लोगों को रखा जाता है। टोटल 8 पर्सन को यहाँ पर क्या किया जाता है? काम करने के लिए बोला जाता है। तो अब इससे क्या होता है ना, जो काम पहले बहुत सारा फैला हुआ था वो थोड़ा थोड़ा हो जाता है। 2 पार्ट में डिवाइड हो गए कि जो प्लानिंग वाला पार्ट है उनमें हमने 4 लोग रख दिए और फंक्शन प्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें हमने 4 लोग रख दिए। तो इस तरह से 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया जाता है। अब प्लानिंग वाले पार्ट में किसे रखा जाता है? यहाँ पर फॉलोइंग आर द 4 पर्सन वर्क विद द प्लानिंग इंचार्ज। तो यहाँ पर प्लानिंग वाले पार्ट में होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर, ये वर्कर को इंस्ट्रक्शन देता है। रूट क्लर्क टू शो द रूट ऑफ प्रोडक्शन, टाइम एंड द कॉस्ट क्लर्क टू टेक केयर अबाउट द टाइम एंड कॉस्ट। फोर्थ है डिसिप्लिन, ये क्या करते हैं? डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। द फॉलोइंग आर द 4 पर्सन वर्क अंडर द प्रोडक्शन इंचार्ज। तो यहाँ पर ये 4 लोग अलग होते हैं, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड द इंस्पेक्टर। स्पीड बॉस क्या करता है? इंश्योर टाइमली कंप्लीट द टास्क, जो किस में काम कर रहे हैं? प्रोडक्शन वाले में। ठीक है ना, प्रोडक्शन इंचार्ज है। गैंग बॉस टू कीप द मशीन एंड टूल रेडी टू वर्कर्स, रिपेयर बॉस टू एंश्योर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द मशीन एंड इंस्पेक्टर टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द वर्क डन। ठीक है ना, तो यहाँ पर फंक्शनल फॉरमैनशिप में आप यदि कीवर्ड याद रखना चाहते हैं तो ये याद रखिए कि इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। प्लानिंग में 4 लोग होते हैं, प्रोडक्शन में 4 लोग होते हैं, और इन चारों को लर्न कर लेना। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आप डायग्राम भी बना सकते हैं। मेरा तो ये कहना है कि आप हर चीज़ का जब आप एग्ज़ाम दें तो इस तरीके से डायग्राम बना लीजिएगा। तो देखिए डायग्राम हमने यहाँ पर बना लिया है।
नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। जो नेक्स्ट टेक्निक बताई है FW टेलर ने वो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क है। इसमें टेलर ये कहते हैं कि हर काम का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड कैसे सेट कर सकते हैं, जैसे उस क्या प्रोसेस होगी, कैसे रॉ मटेरियल आएगा, किस टाइम पर पूरा होगा, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, मशीनरी कैसे आएगी, मेथड क्या होगी, वर्किंग कंडीशन क्या होगी, इसका एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी के मुताबिक काम हो रहा है। जब इन चीज़ों का स्टैंडर्ड फिक्स हो जाता है तो काम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होता है। अब स्टैंडर्ड सेट होने के बाद क्या होता है ना, इनका सिंप्लीफिकेशन भी होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन एट द एलिमिनेटिंग द सुपरफ्लोज ऑफ द वेराइटी, साइज एंड द डायमेंशन। अब ये क्या करता है ना, किसे दूर कर देता है, जो बहुत सारी तरह की वेराइटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं या बहुत सारे तरीके के साइज़ हैं, डायमेंशन हैं, इन सबको क्या करता है, लिमिटेड कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का वही अर्थ माना गया है कि अननेसेसरी जो डाइवर्सिटी है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, उसे हटाकर सिंपल तरीके से काम करने पर ये जोर देता है। क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, मेथड स्टडी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे टू डूइंग द जॉब। देखो मेथड स्टडी क्या कहती है कि बहुत सारी मेथड है हर काम को करने की, लेकिन मेथड स्टडी ये बोलती है कि हमें इतनी सारी मेथड में से एक बेस्ट मेथड को चूज करना है और अकॉर्डिंग टू अवर नीड हमें उस मेथड के अकॉर्डिंग काम करना है। Taylor devised the concept of assembly line by using method this study. The objective of the whole exercise to minimize the cost of production and maximize the quality and satisfaction of the customer. तो method study ये कह रही है कि आप जब एक method को follow करते हुए काम करते हो तो उससे क्या होता है, जो हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम हो जाती है और हमारा जो आउटपुट है वो हमें अच्छा मिलता है। तो मेथड स्टडी के अनुसार बहुत सारी जो डिफरेंट तरीके की किसी काम को परफॉर्म करने की जॉब है, उसमें से एक बेस्ट मेथड को चूज करना ही मेथड स्टडी के अंदर आता है। क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी रिफर टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग, ऑब्जेक्टिव, सिटिंग एंड चार्जिंग। अब देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे ह्यूमंस काम करते हैं, वो उनके काम करने के तरीके को देखना ही मोशन स्टडी होता है। मतलब वो किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, किस तरह से बैठ रहे हैं, कैसे अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखना ही मोशन स्टडी के अंदर आता है। आपने देखा होगा कि कई लोग फालतू बैठे रहते हैं ऑफिस में, ड्राइंग करते रहते हैं, बालों को हाथ लगाते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें टाइम वेस्ट करने वाली होती हैं। तो मोशन स्टडी ये बताती है कि लोग किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से उठ रहे हैं, किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई काम दिया है, वो काम के दौरान वो यूँ बैठ के अपने बालों को संवार रहे हैं, तो नहीं। यहाँ पर मोशन स्टडी ये स्टडी करती है कि कोई भी ह्यूमन किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है ना। इन्होंने ये देखा कि जब इन्होंने स्टडी करी, किसने करी थी, टेलर एंड हिज एसोसिएट फ्रैंक गिलबर्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा मोशन स्टडी में फ्रैंक गिलबर्ट का भी नाम दिया जाना चाहिए। तो इन्होंने ये देखा कि जो काम वो पहले 18 टाइम करते थे, वो जस्ट 5 टाइम में कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉसिबल वे आउट किया कि आप किस तरीके से जो फालतू के काम कर रहे हैं ह्यूमंस, बैठ के उन्हें दूर कर दें, ठीक है। ये मोशन स्टडी कहती है। देखो मोशन क्या बताता है, मोशन विच आर प्रोडक्टिव, मोशन विच आर इंसिडेंटल, मोशन विच आर अनप्रोडक्टिव। तो ये सारे मोशंस की यहाँ पर स्टडी की जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, टाइम स्टडी। इट डिफाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म द वेल डिफाइंड जॉब। यहाँ पर किसी भी जॉब को परफॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा है उसके बारे में पता किया जाता है। यहाँ पर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए उन्हें एक फिक्स टाइम दे दिया जाता है और उस फिक्स टाइम में उस काम को करना पड़ता है। द मेथड ऑफ टाइम स्टडी विल बी डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ टास्क, द साइकिल टाइम of the operation and the time measurement cost. The objective of time study to determine the number of workers to be employed, frame suitable incentive scheme and determine labor cost। मतलब यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग जब हम उनसे काम कराते हैं तो हम जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको बोलते हैं कि भैया थोड़ी मेहनत करो, तुम्हें काम दिया था, तुमने ये 1 घंटे का काम 5 घंटे में करके लाए हो। तो टाइम स्टडी इस बात को देखती है, ठीक है ना।
इसके बाद है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी क्या कहती है? अ पर्सन इज बाउंड टू फील ट्राई फिजिकल एंड मेंटल इफ शी डज नॉट टेक रेस्ट। तो ये स्टडी ये कहती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि लगता है कोई एम्प्लॉय काम करते करते थक गया है तो उसे रेस्ट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उसको वो क्वालिटी टाइम देना चाहिए कि जाओ तुम 20 मिनट रेस्ट कर लो। 20 मिनट का रेस्ट देने के बाद वो फिर से एनर्जेटिक होकर काम कर सकते हैं। तो फैटिग स्टडी इस बात की स्टडी करती है कि कौन सा ह्यूमन लॉन्ग टाइम तक काम कर सकता है और कौन सा ह्यूमन ब्रेक की नीड होती है किस ह्यूमन को। क्लियर? अब इसमें लास्ट क्या है? डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। ये वेजेस सिस्टम ये कहता है कि दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इफिशिएंट एम्प्लॉय एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉय, या इफिशिएंट वर्कर या इनएफिशिएंट वर्कर। इफिशिएंट वर्कर ये होते हैं जो अच्छे समय में अच्छा आउटपुट दे दे, और इनएफिशिएंट वर्कर होते हैं आलसी, काम करते हैं लेकिन कम काम करते हैं। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा कि भैया जो अच्छा काम करेगा उसे इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, और जो काम लेजीनेस से करेगा उसकी सैलरी कट की जाएगी, हो सकता है उसे पनिशमेंट भी दी जाए। तो यहाँ पर उन्होंने दो तरह के वेजेस सिस्टम रखे, जिसमें जो इफ़िशिएंट वर्कर हैं उनको अलग रखा और जो इनएफिशिएंट वर्कर हैं उनको रखा। जो इफ़िशिएंट वर्कर हैं उनको एक्स्ट्रा बोनस प्रोवाइड करने की बात करी, और जो इनएफिशिएंट वर्कर हैं उनकी सैलरी कट करने की भी उन्होंने बात की है। तो इस तरह हमने यहाँ पर टेक्निक्स पढ़ ली किसकी? एफ.डब्ल्यू. टेलर की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना क्योंकि एग्जाम में इनके केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं।